तो हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का समर कोचिंग क्लासेस में। और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो, और अपने दूसरे स्टूडेंट के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट, हमसे अच्छा कॉमर्स और कोई नहीं पढ़ाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है उसी में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर्स को। डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस स्टडीज़ का। अकॉर्डिंग टू एमपी बोर्ड अगर देखा जाए तो ये इस चैप्टर में हमें 2 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल 2 ऑब्जेक्टिव प्लस 4 मार्क्स 2 क्वेश्चंस के। तो टोटल ये चैप्टर हमारा हो गया 6 नंबर के लिए डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस लेसन का हमारा सिंपल और पहला क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा लिखिए। सो डियर स्टूडेंट, अगर इसको हम लोग इलेबोरेट करें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द ग्रुप ऑफ वर्कर वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। इसका अगर इस तरह से लिखे हम लोग तो भी हमें आंसर के पूरे नंबर मिल जाते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, द ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। लोगों का समूह जो समान उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक साथ कार्य करता है, ऐसे ग्रुप को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन या संगठन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमें ऑब्जेक्टिव यानी संगठन के उद्देश्य को बताना पड़ता है, जैसे कि मैक्सिमम प्रोडक्शन इन अ मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन। इस्टेब्लिश हेल्दी रिलेशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, जो मजदूर और पूंजी के बीच में समान मतलब एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करे। मिनिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब जो भी आपके पास संसाधन है उसका कम से कम उपयोग किया जाए। सर्विस इज़ द मोटिव, मतलब सर्विस मतलब सेवा देना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं डियर स्टूडेंट, जो आपको एग्जामिनेशन में लिखने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है डियर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के मतलब संगठन के आपको उद्देश्य लिखने पड़ते हैं। इसमें आप लिखेंगे हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अगर कहे तो टॉप मैनेजमेंट को ये मदद करता है। स्पेशलाइजेशन, मतलब हर व्यक्ति का काम पूरी तरह से फिक्स किया जाता है। नो रिपीटेशन ऑफ वर्क, मतलब काम का दोबारा रिपीटेशन नहीं होता है। ईजी कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन बिल्कुल ईजी हो जाता है। और न्यू न्यू टेक्नोलॉजी का इसमें अडॉप्शंस किया जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए। इस तरह के चीज़ें आप इस आंसर में लिख सकते हो। डियर स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो डियर, एक बात समझ लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, वन इज़ फॉर्मल, दूसरी इनफॉर्मल। एक औपचारिक संगठन और दूसरा अनौपचारिक संगठन। यहाँ पर हमें पूछा गया है व्हाट इज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क अंडर द लीडरशिप विथ अ कॉमन पर्पस, जिसका लीडर हो, जिसका कोई कॉमन पर्पस हो। दे आर वर्क अकॉर्डिंग टू देयर चार्ट, वो अपने काम के चार्ट के हिसाब से काम करते हैं। दे हैव देयर पॉलिसी, जिनकी पॉलिसियाँ फिक्स होती है। ओके, एंड दे हैव देयर प्रॉपर आइडियोलॉजी, और जिनकी एक विचारधारा होती है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे संगठन को हम लोग औपचारिक या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं डियर स्टूडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट व्हाट इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो डियर, आपने सुना होगा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। इसका टोटल अपोजिट आंसर हम लोग इसमें लिखेंगे। इन ए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नो प्रॉपर एम, देयर इज़ नॉट वर्क अंडर द लीडरशिप, उनका कोई चार्ट प्रॉपर तरीके से काम करने का नहीं होता, कोई रिटर्न में रूल रेगुलेशन नहीं होते, और जिनकी कोई आइडियोलॉजी भी फिक्स नहीं होती है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं।
अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का हमें एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर बताइए। तो वही अंतर लिखेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क अंडर द लीडरशिप, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नॉट work under the leadership. They have their formal chart, they don't have their formal chart. Okay, they have their policies, they don't have their policies. They have their written rules and regulation. Informal organization don't have their rules and regulations. Okay, इस तरह से इसका डिफरेंस आपको एग्जामिनेशन में लिखना पड़ता है। डियर स्टूडेंट, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर हमारा, राइट डिफरेंस बिटवीन ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये डिफरेंस 3 है, बट कभी कभार आपको ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंस पूछते हैं कि अधिकार और जिम्मेदारियों में अंतर बताइए। कभी कभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस पूछ लेते हैं, जिम्मेदारी और जवाबदेही में अंतर बताइए। कभी कभी आपको ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी में भी डिफरेंस पूछा जाता है। ऑथोरिटी यानी क्या? द पर्सन हैविंग राइट टू डू, जिस व्यक्ति के पास उस चीज़ को करने का अधिकार है उसे हम ऑथोरिटी कहेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? दोज पर्सन हैविंग राइट टू डू, दैट पर्सन हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस पर्सन के पास कुछ करने का अधिकार है उसी पर्सन के पास उस काम की जिम्मेदारी भी दी गई है, इसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे। अकाउंटेबिलिटी भी क्या? वो काम हुआ या क्यों नहीं हुआ, इसका उत्तर भी, इसका आंसर भी उसी पर्सन को देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो इस तरह का आपको डिफरेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस लेसन का, राइट द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको 1-2 नंबर के लिए ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, के अधिकार का हस्तांतरण किसे कहते हैं। डेलीगेशन अथॉरिटी, इट्स मीन टू से ट्रांसफर योर राइट्स टू समवन एल्स फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, मतलब अपने अधिकारों को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना कुछ समय के लिए, इसे हम लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। ओके, तो 2 नंबर के लिए आपको एक क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और 2 नंबर के लिए सेम क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, की अधिकारों का हस्तांतरण और विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स विकेंद्रीकरण किसे कहा जाता है, इसके बारे में आपको एग्जामिनेशन में लिखना पड़ता है। डियर स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे ये वीडियो पहुंचाते रहिए ताकि बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट में आपको भी और उन स्टूडेंट्स को भी अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। डियर स्टूडेंट, हम इन क्वेश्चंस की गारंटी देते हैं कि इस क्वेश्चंस के अलावा आपको एग्जामिनेशन में कोई दूसरे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो इन्हें आप अच्छे से अच्छे लर्न कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और हाँ, एक और बात, आज नया साल है, नए साल में कामना करते हैं आपका नया साल अच्छे से सुख शांति समृद्धि से बीते और आपको बिजनेस स्टडीज़ नंबर में अच्छे से अच्छे नंबर मिले, तो यही कामना करते हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसका नाम हम लोग लेकर आएंगे स्टाफिंग, इस चैप्टर की पूरी डिटेल के साथ में विद ब्लूप्रिंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय डियर स्टूडेंट।